तो अभी तक हमने बात करी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामंत शूरसिंह कैसे गजनी में पहुंचकर मोहम्मद गौरी के भरे दरबार में उसके 74 सैनिक सेनापतियों को काट डालते हैं, उन्हें धराशायी कर देते हैं, कैसा अद्भुत शौर्य का परिचय दिया और अंत में स्वयं भी वीरगति प्राप्त कर जाते हैं। तो कैसे चामुंडराय कैद कर लिए सम्राट ने, उसकी भी हमने चर्चा करी। अब हम प्रवेश करते हैं संयोगिता हरण में। संयोगिता सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन का सबसे विशेष और अहम पात्र है, क्योंकि अगर आपने पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ भी पढ़ा हो न पढ़ा हो, ये जरूर आपने सुना होगा कि संयोगिता की वजह से पृथ्वीराज चौहान हार गए। जयचंद मोहम्मद गौरी से मिल गए और इस वजह से उन्हें हारना पड़ गया। और अंत में यह भी हमें पढ़ाया गया है कि पृथ्वीराज चौहान ज्यादा ही आसक्त हो जाते हैं संयोगिता में और लड़ने के लिए ही नहीं जाते। तो संयोगिता पर यह कलंक लगता आया है। और दूसरी चीज जो लगती आई है वो ये कि संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की भतीजी थी। मतलब कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अनंगपाल की 2 पुत्री थी और दोनों का विवाह एक का कन्नौज में हुआ, एक का अजमेर में हुआ। इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद मौसेरे सगे भाई हैं और संयोगिता इस तरीके से भतीजी लगती है पृथ्वीराज चौहान की। लेकिन इसमें कोई भी सत्यता नहीं है, मैं इस पर विस्तृत वीडियो बना चुका हूं पहले ही। पृथ्वीराज चौहान की जो माता श्री थी वो चेदी देश की राजकुमारी थी, ना कि दिल्ली की। लेकिन दिल्ली में शिलालेख प्राप्त होते हैं जिसमें पृथ्वीराज चौहान को दोहित्र बताया है, मतलब देवता बताया है दिल्ली का। तो वो इसलिए बताया है कि जो कि पृथ्वीराज चौहान की जो दूसरी माता थी, सोमेश्वर चौहान की एक और पत्नी थी रुक्मा देवी, और उनके ताऊ श्री विग्रह चौहान का भी विवाह दिल्ली में ही हुआ था। इस तरीके से यहां पृथ्वीराज चौहान दोहित्र लगते हैं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता दूरों तलक कोई चाचा और भतीजी नहीं है। लेकिन आप गूगल करोगे, गूगल पर देखोगे तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा, वहां पर संबंध बता रखा है ये चाचा और भतीजी का। लेकिन इसमें कोई भी सत्यता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि संयोगिता को लेकर बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि ये हुई ही नहीं, ये तो 400 साल बाद किसी भाट की, किसी कवि की रचना है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जैसे बड़े इतिहासकार मानते हैं, क्योंकि हमीर महाकाव्य में संयोगिता का वर्णन नहीं है। हमीर महाकाव्य को भी हम यहां पर साथ साथ लेकर चल रहे हैं। तो हमीर महाकाव्य में अगर संयोगिता का वर्णन नहीं है तो हमीर महाकाव्य में आला उदल जो चंदेलों से लड़ाई हुई पृथ्वीराज चौहान की, उसका भी कोई वर्णन नहीं है। नागार्जुन से जो युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान का, उसका भी कोई वर्णन नहीं है। और भंडारकों से युद्ध हुआ, उसका भी कोई वर्णन नहीं है। तो संयोगिता का विवाह भी छोड़ दिया हो, इसमें कौन सा संदेह है। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा ये मानते हैं कि संयोगिता हुई है और पृथ्वीराज चौहान जाकर संयोगिता का हरण करते हैं। ये आम बात थी। तो हम भी इसमें यही मानकर चलेंगे कि संयोगिता के साथ पृथ्वीराज चौहान का विवाह हुआ और कैसे संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान कन्नौज से उठाकर अजमेर में लाए। यहां पर हम 2 प्रमुख काव्यों को लेकर चलेंगे, एक पृथ्वीराज रासो और दूसरा आलखंड। आलखंड में भी संयोगिनी स्वयंवर का वर्णन आता है। तो कथा शुरू होती है। अब यहां से आगे जो भी कथा शुरू होगी उसके प्लीज तथ्य मत मांगना, क्योंकि उसका सारा तथ्य अगर आपको पढ़ना है तो आप पृथ्वीराज रासो में जाकर पढ़ें और आलखंड में जाकर पढ़ें। संयोगिता का मन हुआ कि वो पुष्कर तीर्थ की यात्रा करे। उस समय अजमेर का पुष्कर तीर्थ बहुत ही महिमा रखता था। आज भी पुष्कर तीर्थ की महिमा है, लेकिन वो खो गई है आज। लेकिन हजारों सालों से पुष्कर तीर्थ की महिमा रही है। ब्रह्मा जी का इकलौता भव्य मंदिर पुष्कर में ही था। और पुष्कर एक तरीके से मान लो कि तीर्थों का गुरु माना जाता है। राजा तो ये प्रयागराज है, लेकिन अगर गुरु कहेंगे तो पुष्कर को माना जाता। कई शास्त्रों में आपको ये वर्णन प्राप्त होगा। तो पुष्कर में क्या होता था, कार्तिक पूर्णिमा के दिन बड़ा भव्य मेला लगता था। अजमेर की तरफ से यहाँ राजा स्वयं उस मेले को संचालन करवाते थे। बड़े बड़े राजकुमार, राजकुमारियां, राजा इस मेले में आते थे, यहाँ की प्रतियोगिता में भाग लेते थे। तो ये ऐसा यहाँ पर चलता था। इसी में संयोगिता कन्नौज से पुष्कर में पहुंचती हैं। ये खबर पहुंची माता कर्पूर देवी के पास। तब यहाँ पर माता कर्पूर देवी पृथ्वीराज चौहान से बोली, हे पुत्र, कन्नौज से राजकुमारी संयोगिता पुष्कर तीर्थ में उपस्थित हुई हैं। क्या यह उचित नहीं होगा कि तुम स्वयं जाकर उनका स्वागत करो, अभिवादन करो? सम्राट आश्चर्यचकित होकर बोले, माता, पुष्कर तीर्थ में न जाने कितने राज्यों से कितनी राजकुमारियां आई हैं, क्या हमें स्वयं जाकर उनका अभिवादन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए?
और जबकि संयोगिता उस राज्य की राजकुमारी है जहां का राजा हमसे शत्रुता रखता, हमसे बैर रखता है। तब यहां पर माता कर्पूर देवी बोली। माता कर्पूर देवी एक विशेष नीतिज्ञ भी थी। इच्छिनी जो सबसे पहली पत्नी थी पृथ्वीराज चौहान की, और ये माता कर्पूर देवी, इनका विशेष अधिकार था पृथ्वीराज चौहान को सलाह देने में। जो भी पृथ्वीराज चौहान के जीवन में अच्छा हुआ है उसका बहुत सारा श्रेय इन दोनों को जाता है। और माता कर्पूर देवी ने अजमेर पर शुरुआती शासन भी किया था। जब पृथ्वीराज चौहान की उम्र कम थी तो माता कर्पूर देवी, उन्होंने गुण सीखे थे अपनी साहस से पाटन में रहकर। तब माता बोली, हे पुत्र, एक राजा के लिए शत्रु और मित्र के बीच बड़ी ही पतली रेखा होती है। यहाँ जो मित्र दिखाई दे रहे हैं वो कब तुम्हारे शत्रु बन जाएं पता नहीं। यहाँ जो शत्रु प्रतीत हो रहे हैं वो कब डूबते हुए को तिनका बन जाएं पता नहीं। इसीलिए तो मैं यहाँ पर अपने सम्राट होने का परिचय देना चाहिए। जब हम काशी विश्वनाथ में दर्शन करने के लिए गए थे तब वाराणसी की सीमा पर पहुंचकर स्वयं राजा जयचंद ने हमारा स्वागत किया था, शत्रुता को भूलकर। तुम्हें भी यही करना चाहिए। तब पृथ्वीराज चौहान माता कर्पूर देवी की बात मानकर अपनी सभी पत्नियों को लेकर पहुंचते हैं पुष्कर तीर्थ में। यहाँ राजकुमारी संयोगिता का स्वयं स्वागत किया। ये पहली भेंट पुष्कर तीर्थ में पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की हुई। लेकिन धीरे धीरे ऐसा परिचय दोनों का यहाँ पर बढ़ा कि पूरा कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम लिख गया। पृथ्वीराज चौहान यहाँ प्रेम में पड़ गए संयोगिता के। तो पुष्कर तीर्थ से पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता यात्रा करते हुए पहले दिल्ली और फिर कुरुक्षेत्र में पहुंचते। कुरुक्षेत्र भी बहुत बड़ा उस समय तीर्थ था। तब यहां से पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को विदा करते हैं। लेकिन अब प्रेम बढ़ चुका था। तब संयोगिता यहां पर पृथ्वीराज चौहान से पूछती है, आप कब आओगे? तब यहां पर पृथ्वीराज चौहान आश्वासन देते हैं, हम जल्द ही कन्नौज में आकर आपका पानी ग्रहण करेंगे। संयोगिता यहां पर कटाक्ष करते हुए बोली, महाराज, राजाओं की स्मृति स्त्रियों के लिए सदैव कमजोर रहती है। एक ही स्त्री के लिए ज्यादा दिन प्रेम बनाए रखना बस की बात नहीं है। इसलिए मुझे संदेह है कि आप मुझे याद भी रखोगे, मेरे लिए कन्नौज तक आओगे। तब यहां पर पृथ्वीराज चौहान अपनी तलवार को पकड़कर वचन देते हैं, संयोगिता, मैं तुम्हें क्षत्रिय वचन देता हूं, मैं कन्नौज जरूर आऊंगा। और ये वचन देकर पृथ्वीराज चौहान यहां से संयोगिता को विदा करते हैं। अब यहां पर कन्नौज में धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन राजा जयचंद स्वयं अपनी कन्नौज की सभा में सिंहासन पर उपस्थित हैं। उनके सेनापति सामंत अपने अपने आसन पर विराजे हुए हैं। सामने नृत्यकाएं अपना नृत्य कर रही हैं। आलखंड में कवि जागनिक कहते हैं कि ऊंचो कोट गढ़कनवज को, नीचे देव नदी है राय, और स्वर्ण सिंहासन राजा बैठे, ऊपर चंवर ढुरे गजगाह, और छत्रपति नरपति गणपति बैठे बड़े बड़े नरनाह। यहाँ पर ये भव्य सभा सजी हुई है। 12 जोड़ी तबला बाजे और मृचंग बजे दुई चार, और नचे कंचनी वा महिला में, कछु तारीफ करी ना जाए। यहाँ पर ये ऐसी सभा लगी हुई है, लेकिन राजा जयचंद उदास है, माथे पर चिंता की लकीरें हैं। तब उनके प्रधानमंत्री ने प्रश्न किया, महाराज, जैसा शास्त्रों में स्वर्ग का वर्णन मिलता है वैसा स्वर्ग आपके इस कन्नौज की राजसभा में उपस्थित है, लेकिन ऐसे आनंद को भूलकर आप कौन सी चिंता में हो? तब राजा जयचंद को होश आया। तब यहां पर जयचंद चिंतातुर होकर बोले, बर के लायक संयोगिनी है, काके संग ब्याही जाए। हे मंत्री, जब एक पिता की पुत्री विवाह के योग्य हो जाती है तब पिता के मुख पर सहज ही चिंता आ ही जाती है। मेरी संयोगिता विवाह के योग्य हो चुकी है, समझ नहीं आता कि मैं अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करूं। तब यहाँ पर मंत्री सभी सामंतों ने प्रेरणा दी कि महाराज, इसके लिए आपको स्वयंवर की रचना करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको राजसूय यज्ञ करना चाहिए ताकि आपकी जो कीर्ति है वो दिग दिगंतर तक व्याप्त हो जाए। और उसी यज्ञ में जब बड़े बड़े राजा राजकुमार आपके न्योते पर उस यज्ञ में आएंगे तब आप सहज ही स्वयंवर रख सकते हैं संयोगिता का। तब बात ये समझ में आ गई, यज्ञ भी हो जाएगा,
कीर्ति भी फैल जाएगी और पुत्री का विवाह भी हो जाएगा। तब यहाँ पर तत्क्षण राजा जयचंद ने आज्ञा दीनी, यह मन भाए गई जयचंद के तुरते ही पाती लिखी बनाए और देश देश के सब राजन को तुरते ही पाती दीन पठाए। लेकिन सबको पाती भेज दीनी यज्ञ के निमंत्रण की, लेकिन यहाँ अजमेर में कोई पाती कोई निमंत्रण राजा जयचंद ने नहीं भेजा। जब ऐसी खबर पूरे कन्नौज में फैल गई कि राजसूय यज्ञ होने वाला है, उसके बाद ही राजकुमारी का स्वयंवर होगा, तब यहाँ पर संयोगिता को जैसे ही पता चली कि पत्री अजमेर तो पहुंचने वाली नहीं है, तो कैसे पृथ्वीराज चौहान आएंगे, तब यहाँ पर चिंतित हो गई राजकुमारी। तब संयोगिता ने एक दूत को भेजा अजमेर के लिए। सुरजन चरित्र में वर्णन आता है कि एक दासी गई थी पृथ्वीराज चौहान के हाथ। जो भी है, एक दूत पृथ्वीराज चौहान के पास राजसभा में उपस्थित होता है। महाराज कन्नौज से संदेश आया है। पृथ्वीराज चौहान समझ गए एक ही संदेश है, तब दूत ने संयोगिता का संदेश पृथ्वीराज चौहान को दिया। महाराज, राजकुमारी के स्पष्ट शब्द हैं, अगर आप उन्हें लेने कन्नौज नहीं पहुंचे तो वे स्वयं गंगा में कूदकर अपने प्राणों को दे देंगी। तब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान चंद्र बरदाई के साथ सलाह करते हैं। अब यहाँ से कहानी पृथ्वीराज रासों में शुरू होती है। चंद्र बरदाई से पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे कन्नौज में जाऊं, क्या मैं सेना लेकर उपस्थित हूं कन्नौज में, या फिर मुझे वेश बदल कर जाना चाहिए, क्या करूं, क्या मैं कृष्ण नीति को अपनाऊं या भगवान राम की तरह सेना लेकर चढ़ाई कर दूं, कौन सी नीति मैं यहां पर अपनाऊं। तब यहां पर चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान को वेश बदल कर जाने की ही सलाह देते हैं। महाराज, सेना विशाल है, आपकी भी और कन्नौज की भी, दोनों ही शक्तिशाली राज्य हैं। आपस में अगर आप लड़े तो यहाँ पर शक्ति क्षय होगी और गौरी इसी ताक में बैठा है कि कब हम आपस में लड़ें। हम शहाबुद्दीन गौरी का फिर मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप वेश बदल कर ही जाओ और कैसे भी संयोगिता का हरण करो। तब यहाँ पर नीति दोनों ने बनाई। लेकिन अब यहां पर पृथ्वीराज चौहान अपनी पत्नियों से आज्ञा लेने के लिए जाते हैं। बड़ा सुंदर वर्णन है पृथ्वीराज रासों में, रासो काव्य के मामले में अद्भुत है। तब यहां पर पृथ्वीराज चौहान अपनी बड़ी रानी इक्षिणी के पास जाते हैं। पूछ गया कवि चंद को इक्षिणी महल नरिंद और सुंदर दिस कन वज्र को चले कहें धर इंद। यहां पर पृथ्वीराज चौहान इक्षिणी के पास पहुंचे, इक्षिणी से सारी बात बताई। यहां पर इक्षिणी के मन पर क्या गुजर रही होगी। पत्नी है पहले से ही पृथ्वीराज चौहान की, एक और पत्नी लाने की बात कर रहे हैं और अक्सर ये होता था, इसीलिए ये रानियां भी स्वीकार कर लेती थी। तब यहां पर रानी इक्षिणी बोली, महाराज, मैं नहीं कहूंगी कि आप स्वयं जाकर कन्नौज में संयोगिता का हरण करो, क्योंकि ये नीतिगत नहीं है, भविष्य में इसके बड़े दुष्परिणाम हैं और इस भारतवर्ष की न जाने कितनी राजकुमारियां आपको पाने का स्वप्न देख रही हैं। लेकिन आपने क्षत्रिय वचन दिया है और इसी वचन के खातिर मैं कहती हूं आप जाओ। यहाँ के राजाओं के लिए प्रेम तो बस एक मनोरंजन होता है, लेकिन उनका वचन मनोरंजन नहीं होना चाहिए। आप जाइए। जैसे मैंने पहले भी आपकी अनेकानेक पत्नियों का आरती का थाल लेकर स्वागत किया है, वैसे यहाँ संयोगिता का भी मैं स्वागत करूंगी। तब रानी इक्षिणी अंत में पृथ्वीराज चौहान से बोली, लेकिन नाथ, अभी बसंत ऋतु चल रही है, ये 2 महीने, ये 2 मास अपनी पत्नी को छोड़कर भला कौन जाता होगा। राजा को तो छोड़ो, यहाँ कोई साधारण नागरिक आमजन भी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता। तब यहाँ पर रानी इक्षिणी एक श्लोक बसंत ऋतु के लिए कहती हैं कि श्यामगम कल धूत नूत शिशिरम मधुरे मधु वेष्टिता वातोशीत सुगंध मंद सरसा आलोल संचेष्टिता कंठौ कंठ कुलाहले मुकुलया कामस्य उद्दीपने रत्ते रत्त वसंतवत् सरसा संजोग भोगायते। इस श्लोक की व्याख्या मैं यहाँ पर नहीं करूंगा, लेकिन इस भारतवर्ष ने कभी बड़ी ऊंचाइयां छुई थी काम सूत्र के रूप में, ऐसा शास्त्र भी इस भारत में उपलब्ध हुआ। लेकिन हमने विदेशी सभ्यताओं से अपने आप को दमन करना सीखा, भूल गए सारी चीजों को, सिर्फ वासना रह गई है, हम सूत्र भूल गए। इस वासना से
ऊपर जाने का। तब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान वसंत ऋतु में रुक गए रानी इक्षिणी के पास, फिर ग्रीष्म ऋतु में पहुंचे रानी पुंडरिनी के पास। अब यहाँ पर रानी पुंडरिनी ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करती है, महाराज आप कहाँ गर्मी में जाओगे, कन्नौज इतनी धूप पड़ रही है, ऐसे में आपका कहीं मुहिम के लिए जाना उचित नहीं होगा। तब यहाँ पर रानी पुंडरिनी के पास पृथ्वीराज चौहान रुक जाते हैं। फिर वर्षा ऋतु में पहुंचते रानी इंद्रावती के पास, लेकिन इंद्रावती महाराज और ज्यादा चतुर बोली कि आप वर्षा ऋतु में जाओगे कन्नौज, अरे वर्षा ऋतु में तो महात्मा भी एक जगह रुक जाते हैं, फिर आप कन्नौज क्यों जाना चाहते हो, अभी रुको, इस वर्षा ऋतु को आप निकाल कर चले जाना, ये वर्षा ऋतु हमें दे दो। तब वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु में पहुंचते रानी हंसावती के पास। रानी हंसावती का भी वही, महाराज आप शरद ऋतु में जाओगे, अरे शरद ऋतु में तो भगवान श्री कृष्ण भी योग रास रचाते हैं, आप शरद ऋतु में हमें छोड़कर ना जाओ। शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु में पहुंचते रानी कुरंबा के पास, लेकिन वो भी सम्राट को यहाँ पर रोक लेती है और अंत में शिशिर ऋतु में बाकी रानियों के पास उपस्थित होते हैं। लेकिन रानियां यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को जाने ही नहीं दे रही हैं। 6 ऋतु निकल गई, फिर से बसंत आ गया। तब पृथ्वीराज चौहान यहाँ चंद्रवरदाई से पूछते हैं कि 6 ऋतु 12 मास गए, फिर आए और बसंत, मतलब 6 ऋतु और 12 महीने चले गए, दोबारा से बसंत आ गया। 100 ऋतु चंद्र बताओ मोहे, तियान भावे कंत, हे चंद्र मुझे वो ऋतु बताओ जहां पर तियान भावे कंत, एक स्त्री को अपना पति प्रिय नहीं लगता, यहां पर ये मुझे रोके ही रहेंगी तो कैसे कन्नौज पहुंचा जाएगा। तब चंद्रवरदाई यहां उत्तर देते हैं कि केवल स्त्री को पति अपना तभी अच्छा नहीं लगता जब वो स्वयं ऋतुमती होती है। तब यहाँ पर अंत में पृथ्वीराज चौहान अपना दरबार सजाते, अपने सभी मंत्री सामंतों के साथ बैठक करते हैं। कन्नौज कैसे जाया जाए, क्या हमें सेना लेकर चलनी चाहिए या वेश बदल कर जाना चाहिए। तब यहाँ पर जो कैमास कदम्बवास की जगह जो राज्य मंत्री बनाए थे जैतराव, उनसे पूछते हैं। तब जैतराव यहाँ स्पष्ट शब्दों में सम्राट को कहते हैं, महाराज अगर आप मेरी सलाह चाहते हो तो हमें यहाँ वेश बदलकर कन्नौज में नहीं जाना चाहिए। महाराज मैं तो बस यही कहता हूँ कि अरिभंजौ सो भंजौ पुन, समर समर सुपंग, और जो पूछे चौहान बर तो सज्जौ चतुरंग। महाराज मेरा मानना तो बस यही है कि तत्क्षण चतुरंगनी सेना को आदेश दिया जाए कन्नौज पर चढ़ाई करने का। वो राजा जयचंद्र जो इस भ्रम के साथ राजसूय यज्ञ कर रहे हैं कि आर्यावर्त के समस्त राजा उनके अधीन हैं, इस भ्रम को जरूर तोड़ना चाहिए, मेरा मानना तो यही है। लेकिन तत्क्षण गोविंद राय उपस्थित हुए, महाराज अगर हमने सेना के साथ चढ़ाई कर दी तो वहां मोहम्मद गौरी अपनी आंखें गड़ाए बैठा है, हमें सेना के साथ नहीं, यहाँ पर हमें नीतिगत से काम लेना चाहिए, वेश बदल कर जाना चाहिए और मौका लेकर ही जैसे भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके लाए थे वैसे ही हमें यहाँ पर राजकुमारी संयोगिनी का हरण करना चाहिए। तब यहाँ पर ये बात सभी की समझ में आई। तब पृथ्वीराज रासों में बात आती है कि अपने 100 सामंतों को लेकर पृथ्वीराज चौहान इस कन्नौज में गए थे, लेकिन 100 नहीं फिर भी बहुत सामंत यहाँ पृथ्वीराज चौहान के साथ जरूर इस मुहिम में गए होंगे, क्योंकि स्वयं सम्राट जा रहे हैं तो सामंत क्यों न उनके साथ जाएंगे। तो 1100 चुनिंदा घुड़सवार लेकर पृथ्वीराज चौहान निकलते हैं कन्नौज के लिए। 100 सामंत 6 सूर, सभी सामंतों के साथ पहला पड़ाव यहाँ पर यमुना नदी के तट पर हुआ। तटकालिंदी तीर क्यों मुकाम दिलेश्वर, यहाँ पहले दिन का विश्राम पृथ्वीराज चौहान का हुआ। दूसरे दिन की प्रातः बेला में अब नाव से कोई यमुना नदी पार करनी थी तो नावें लगा दी गई, और जैसे ही सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान ने नाव में पग रखा, सामने बड़ा ही भयंकर दृश्य देखा, बड़ा अपशगुन हुआ। एक चांडाल बड़े ही विकट वेश में और अपने सर पर कई छिद्रों वाली मटकी लिए पृथ्वीराज चौहान की ओर एक टक देख रहा है। ये बहुत बड़ा एक अपशगुन था। इसको देखकर एकदम से सामंतों में हड़बड़ी मच गई, ये तो बहुत बड़ा एक अशगुन हो गया। तब पृथ्वीराज चौहान ने सभी सामंतों से कहा, अशगुन हो गया, अब आप ही बताओ कि हमें कन्नौज चलना चाहिए कि नहीं। लेकिन कुछ सामंत ऐसे थे जो बड़े ही
युवा थे और जोशीले थे, एकदम से बोल पड़े, महाराज आप भी कैसी बात करते हैं, क्या सगुन और असगुन हमारी तलवार को मयान से निकलने में रोक सकते हैं? महाराज ये सगुन विचारना ब्राह्मण और बनियाओं का काम है, हम क्षत्रिय हैं, और अगर कुछ घटा भी तो गंगा नदी के तट पर प्राण देने में तो हमें स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। सौभाग्य के हमारा हम आपकी सेवा में और माता गंगा नदी के तट पर अपने प्राण देंगे। महाराज आप चलिए। तब यहाँ से पृथ्वीराज चौहान मुहिम लेकर चलते हैं कन्नौज की तरफ। लेकिन बहुत सी घटना बीच में ऐसी घटी जो बड़ी ही असगुन प्रकट कर रही थी, जिसकी चर्चा मैं अगली वीडियो में करूंगा, और कैसे पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को कन्नौज से हरण करके लाते हैं इसका भी वर्णन अगली वीडियो में होगा, तो जरूर देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।